निकाल ली। स्लैब स्लैब में क्या क्या होता है, अगर डिफरेंट मीडियम हो तो क्या होगा, सेम मीडियम हो तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्लैब के, स्लैब का शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियल ना हो, अगर मार्जिनल हो तो क्या लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। ये सारी बातें आपको पिछले टर्म पे बताई थी। अब अपन एक अच्छी चीज की तरफ चल रहे हैं जो काफी मतलब ऐसा कि रियल फिनोमेना में भी जिनका यूज होता है, या जिनकी वजह से रियल फिनोमेना होते हैं, रेनबो बनना, ये बनना, उन दूसरी की चीजों को लेके तो अपन चीज पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर इनका क्या मतलब समझने का प्रयास करें। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, टीआईआर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके सर, कोई पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो भैया, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, वाह भाई, आओ भाई। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, अब सुनिए अच्छे से, क्या मतलब है पहले समझने का प्रयास करो। देखो, अगर आप बहुत अच्छे से समझो तो मैं आपको चीज समझाता हूं कि अगर आप डेंसर से, कहां से, डेंसर से रेयर मीडियम जा रहे हो तो एक लफड़े वाली बात होती है, समझ आ। पहले आप एक बात समझो कि अगर आप क्या समझो, अगर आप रेयर से डेंसर जाओ तो रे से जाओ, ध्यान देना, ये रेयर, ये डेंसर। अच्छा, इस वाले केस में आर बड़ा होता है आई से, सॉरी, जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो आर छोटा होता है आई से, और जब डेंसर से रेयर जाते हैं तो आर बड़ा होता है आई से। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अच्छा, आई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, आई की वैल्यू से हम ले सकते हैं, प्रैक्टिकली सोचो तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। एग्जैक्ट 90 ले लोगे तो रेसी निकल जाएगी सरफेस से, चुप कोई बात नहीं, तो 0 से 90 मान लेते हैं। ओके, एंगल तो ये ले सकते हैं। अब सोचो कि अगर आई की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है तो इस केस में आर की वैल्यू तो 90 से कम ही होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही, आर की वैल्यू तो 90 से कम ही होगी, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप इस वाले केस में डेंसर से ले रहे तो आर तो बड़ा है आई से, तो आई ही 90 हो सकता है, तो आर 90 से ज्यादा कैसे हो सकता है, रे तो 90 से ज्यादा क्या मतलब, तो आपने अरे हाँ सर, लफड़ा तो है, लफड़ा तो है सर, बिल्कुल सही बात सर। भाई लफड़ा तो डेंसर से ले रहे हो, रेयर से लफड़ा नहीं आता, लफड़ा तो आएगा, लफड़ा तब आएगा जब डेंसर से रेयर जाओगे। हाँ सर, अब समझो, अगर आई की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 0, आई को बढ़ाओ तो आर बढ़ेगा, बट आर आई से बड़ा होगा। हाँ, जब आर हो जाएगा 90 तब आई 90 से छोटा होगा और ये आई कहलाएगा सी। सी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब जब रे ऐसे एंगल पर गिरे कि रे टकराने के बाद, ऐसे एंगल पर गिरे कि रे टकराने के बाद 90 डिग्री पर आ जाए, ऐसे वो एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल व्हेन a ray is moving from denser to rarer medium then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। ऐसा भी कोई टेंशन नहीं हो, रे टेंशन भाई है। अरे यस और नो, हां सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्या समझना, क्रिटिकल एंगल क्या है, व्हेन रे इज moving from denser, ये उसको तो मैं टेन में पढ़ा, denser to rarer, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। Okay sir, got your point sir, definitely समझ आ गया sir। moving from denser to rarer medium then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। Okay, अगर आप इसकी मैथमेटिकल बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, देखो आपने को लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए, देखो आपने को लिखना चाहिए n of डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू n ऑफ रेयर इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री। अरे हाँ, यानी कि साइन सी की वैल्यू क्या आई, nr by nd, क्योंकि साइन 90 तो 1 है, यानी कि सी की वैल्यू लिखी गई, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिखी गई साइन इनवर्स nr by nd। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर टू मीडियम्स, क्रिटिकल एंगल डिफाइंड फॉर टू मीडियम्स, डेंसर और रेयर। उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स nr by nd। आप ऐसा रख सकते हो, साइन इनवर्स छोटा वाला बड़ा वाला, क्योंकि साइन की वैल्यू तो छोटी होती है, तो साइन इनवर्स छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला इज क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडियम्स। जैसे मैं बोल दूं मीडियम √2 1/√2, अरे हाँ सर 1/√2 अगर आप ले ले, सोच के देखना, 1/√2 अगर ले ले तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 45 1/2 30, और यहाँ √3/2 अरे हाँ 60 डिग्री आ गया, 3 और 5 37। समझ आ रहा है सर, तो क्रिटिकल एंगल मतलब देखते हुए आप निकाल सकते हो, समझ कि इस एंगल से पे अगर अपन डालेंगे डेंसर से रेयर तो भैया 90 डिग्री पे निकलेगी, कितने पे निकलेगी, 90 डिग्री पर। ये कहानी हमको समझ आनी चाहिए, ये कहानी हमको समझ आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, ये समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है सर, अच्छी बात। अच्छा अब क्या करें, देखो अब मान लो कि एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, मान लो कि एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कहा सकता हूं ना, आई तो मेरे हाथ में है, मान लो कि मैंने √2 लिया तो 45 है, मैं एंगल 60 डिग्री डाल तो आर तो हो ही नहीं सकता, आर तो अच्छा कैसे हो, ध्यान से देखो ऐसे, ये आई ग्रेटर देन सी, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, ये √2 ये 1 कि क्रिटिकल एंगल 45, हां तो ये आया 60। अब पता है पूरा फार्मूला लगाओगे देखो, √2 sin 60, sin 60 का मतलब कितना, √2 sin 60 है ना, ध्यान से समझना, √2 sin 60 लिखती √3/2 इक्वल टू 1 sin r। ध्यान से sin r की वैल्यू आई √6/2, हां ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल। अगर कभी भी sin r की वैल्यू, हमें क्या पता पड़ेगा क्रिटिकल एंगल का हो रहा है, अगर कभी भी sin r की वैल्यू 1 से बड़ी आने लगे, कैसे आने लगे, 1 से बड़ी, तो समझ लेना क्रिटिकल एंगल का आ गया है, क्योंकि sin की वैल्यू 1 से बड़ी आना संभव नहीं है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, तो रे ऐसे आ जाती है, ये आई, और मतलब सरफेस मिरर बन जाती है, मतलब सरफेस मिरर बन जाती है। ओके सर, ऐसे आ जाती है 60 डिग्री। इफ रे इज मूविंग फ्रॉम, ध्यान से सुनना, मूविंग फ्रॉम डेंसर
टू रेयर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनना, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज greater than critical angle, then surface acts as reflecting surface. Okay sir, then surface acts as a reflecting surface and this phenomenon is known as TIR. TIR मतलब total internal reflection. Oh my god, अगर रे डेंसर से जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो रे अंदर ही आ जाएगी, मतलब सरफेस मिरर बन जाएगी और हो जाएगा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पूरी स्लाइड में क्रिटिकल एंगल और टीआईआर दोनों है, ध्यान समझो। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए सर, ये आपने भी स्लाइड दिखाई, जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, मुझे छोटा कर दिया गया होगा। अब देखो सब कुछ, अरे आना बोलो भाई, हां सर, पक्की बात, सोच लो। यस सर, बात समझ आई सर? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, मजा आ रहा है सर, जोरदार सर। चलो भाई, so phase moving from denser to rarer and angle of incidence is greater than critical angle, then ये बात ये अलग है, ये डेफिनेशन वाला है। बोल क्लियर? क्या टीआईआर और क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन समझ में आई? टीआईआर कब होगा? जब ये कैसे जाएगी डेंसर से रेयर, रेयर से नहीं हो सकता, डेंसर से रेयर नहीं होगा। हां अच्छा ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। उतार थोड़ा बैठ, इस उतार लो, इसको बताऊं, आगे बताओ, कंसेप्ट कहानी चलने वाली है आज, कंसेप्ट कहानी सवाल, कंसेप्ट कहानी सवाल। चलो भाई, उतार लिया क्या? उतार लिया क्या? हां सर, उतार लिया सर, मजा आया सर। चलो भी हो गया, सब समझ गया। अब देख, ठीक, तो बेसिकली टोटल रिफ्लेक्शन जो है आपको समझाया कि भाई चार एंगल ज्यादा हो तो अपना बात क्या कर लेती है, बेसिकली सरफेस करने लगती है, इसकी तरह कंडीशन होती है। रेशो मूविंग फ्रॉम नेचुरल एयर आईसी से ज्यादा मार्जिन सरफेस ट्रांसलेटिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा एक बात बताओ तो सर टीआईआर की टोटल का क्या मतलब है? कंफ्यूजन बताता हूं। जैसे कहते हो पुरानी बात याद हो तो मैंने बात बोली थी कि ये रूट 2 ये वाली, अब मान लो कि मैं रे को 30 डिग्री पे गिराऊं, ठीक, तो अगर आप देखो तो रे 45 डिग्री पे गई, क्यों भाई? देख 1 * रूट 2 * sin 30 हां इक्वल टू 1 * sin r, तो 45 आ जाएगा। बिल्कुल सही, सही कर रहा है सर। तो हम ये जानते हैं कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी हुआ था, हालांकि हमसे ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम रिफ्लेक्ट को ही पढ़ते हैं। अगर रे डेंसर से रेयर जा रही है और एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा अंदर नहीं आया पर उसे नहीं पता, वो नेगेटिव होता है, आता तो है, और मैक्सिमम हिस्सा बाहर चला गया 45 डिग्री। हम बोलते हैं जब ये सरफेस गिरती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, हां, पर मुझे पता है डोमिनेट करता है। हां, तो जब हम अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे उसमें रिफ्लेक्शन डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, पूरा कुछ हिस्सा तो था। टोटल क्यों लगा उसको समझो कि अगर आईसी से बड़ा है जैसे कि 60 डिग्री इस वाले केस में रूट 2 से 1, तो पूरी की पूरी अंदर आएगी टोटल रिफ्लेक्शन। ओहो, बात समझ गई सर? टोटल क्यों बोला? क्योंकि जब आईसी से छोटा था तब भी कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था, हम उसे नहीं कंसीडर कर रहे थे, पर जब आईसी से बड़ा हो गया तो सब अंदर आ गया, इसलिए टोटल का प्रयोग करा गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओहो, इसलिए टीआईआर बोला गया है, क्योंकि जब टीआईआर नहीं हो रहा था तब भी कुछ तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, हम उसे पढ़ नहीं रहे थे पर हो तो रहा था, क्योंकि हमने बिल्कुल इसी में पढ़ा था कि जब भी कोई रे किसी इंटरफेस पर गिरती है तो उसका कुछ संघात बाहर का डोमिनेट करता है। हां, तो समझो जब आई सी से छोटा है तो भैया रिफ्लेक्शन डोमिनेट कर रहा है, पर थोड़ा रिफ्लेक्शन तो है, पर अगर आई सी से बड़ा है तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए टोटल का प्रयोग करा गया है। और ये फिनोमेना तब है जब आप डेंसर से रेयर जा रही हो, क्योंकि रेयर से डेंसर में तो कोई लफड़ा है ही नहीं। बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, समझ भी आ रही है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, पिछड़ गया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, अच्छा भी लगा सर। चलो भाई, क्लियर है क्या? अरे पक्का? अरे सोच लो, हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। चलो भाई, वाह रे भाई, मजा आया भाई, हो गया, हो गया, पक्का? गारंटीड? यस सर, ओके, आगे बढ़ाएं। तो ये समझ गए सर हम, क्रिटिकल एंगल समझ गए, ठीक भाई, अच्छी बात है, और हम उसकी कहानी भी समझ। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो रे है वो जा रही है रेयर से डेंसर, तो ऐसे जाएगी। अगर सोच में अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल ले लूं तो क्या रे सीधी निकल जाएगी? एग्जैक्ट 90। हां, ये जो ग्रीन वाली रे है, कौन सी वाली? ग्रीन वाली, ये अप्रॉक्सिमेटली 90 समझो आप, इसकी वैल्यू है 89.9999999999, हां, फिर 0, 10 20 पीढ़ियां, फिर 0, क्योंकि एग्जैक्ट 90 ले लोगे तो सीधी वही है, दूसरी में जाएगी नहीं। पर 90 से थोड़ा सा छोटा, ओए यार बहुत छोटा, 89 फिर 0, जैसे वीडियो समझो, तुम एक वीडियो को 99 लिख रहे हो, फिर तुम मरो तो जो बोल जाओगे 99 लिखना होगी, करते ऐसे 20 वीडियो इतना छोटा फील कराने के लिए। पर उसे अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू 90 के आसपास ही, पर जस्ट छोटा, इसलिए ग्रेजिंग बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 90 ले लोगे तो फिर दूसरी वीडियो में नहीं जाएगा। अगर ऐसा है तो सोचो क्या लिखेंगे? nr into sin 90 equal to nd into sin r, so sin r is equal to nr by nd, so r equal to sin inverse nr by nd। अरे तो c के बराबर है, या थीटा c बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अरे हाँ, मतलब अगर रे को ग्रेजिंग इंसिडेंस पे डालो, रेयर से डेंसर पे, रेयर से डेंसर पे, तो क्या रे क्रिटिकल एंगल पर बाहर आती है, और अगर क्रिटिकल एंगल पर डालो तो ध्यान समझना, क्रिटिकल एंगल पर डालो तो रे कब डेंसर से रेयर में तो 90 पे बाहर आती है, उल्टा भी तो सही हुआ, सोचिए देखो 90 पे डालो तो सी पर आई, तो सी का दोनों में आ गया, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, कैसे? डेंसर से रेयर पर जाओ तो क्रिटिकल डालो तो 90 पे निकलेगी, और रेयर से डेंसर जाओ तो 90 पे डालो अप्रॉक्सिमेटली 90 तो 90 निकलेगी। हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब, ग्रेजिंग इंसिडेंस का फंडा तब आता है when you are moving from rear to denser, और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब I is approximately 90, because if I is exactly 90 then it doesn't make sense. I is approximately 90 is known as grazing incidence. तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का शब्द कभी प्रयोग हो तो आपको क्वेश्चन क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्रिटिकल एंगल सिर्फ तब नहीं रूल में आ रहा है जब डेंसर से रेयर जा रहा है, और रेयर से डेंसर में भी आ रहा है तो 90 डिग्री बना दो, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस बना दो, तो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल निकलेगा। हाँ सर, बात तो आप सर सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोल दिया क्या? अरे सोचो। हाँ सर, पक्का सर, बढ़िया सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, बाप रे भाई। ठीक है सर, बढ़िया सर। चले आगे, चले आगे, चले। राम लालो, श्याम लालो, चले। हाँ समझ आएगा सर, ग्रेजिंग इंसिडेंस समझ आएगा। ये हो गया सब क्लियर है। मैं जब ये मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस करना पड़ेगी, वो तो उस क्रिटिकल एंगल थीटा सी पर रिफ्लेक्ट होती है, हमें समझ आ गया। और देखो ओ अब देखो ध्यान से समझे। देखो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप कभी किसी मीडियम से किसी मीडियम में जा रहे हो तो मिनिमम लेटरल शिफ्ट कब होगी? जब भैया n2 बेसिकली i के लिए क्या हो जाएगी? 0। ये ग्रेजिंग इंसिडेंस का कंफ्यूजन नहीं हो, बस मैं बता दूं। ये समझ गए हम। मैक्सिमम कब होगी बोलो भाई? ये स्लैब की रूल मैं प्रयास बता रहा हूं आपको, ताकि आप समझ पाओ कि स्लैब में बाहर एयर मानते हैं अपन और कुछ इफेक्टिव इंडेक्स है। तो अपन ये बोले कि शिफ्ट मिनिमम लेटरल शिफ्ट कब होगी? जब i के 0 हो जाए तो समझ आता है कोई रहा। मैक्सिमम कब होगी? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस t से sin i माइनस r, i बड़ा होना पड़ेगा ना। अरे हां, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस ऐसे ये तो अंदर कितनी आएगी क्रिटिकल एंगल पे? अरे हां, थीटा सी, ये भी कितना होगा? थीटा सी। एक चीज पे चलाओ थीटा सी और फिर रेस पे निकल जाएगी, तो ये अपनी शिफ्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान से देखो तो शिफ्ट इज अप्रॉक्सीमेटली t। कैसे देख? शिफ्ट इक्वल टू t sec r sin i minus r। सोच कैसे? क्या i is approximately 90? अरे हां। क्या r is approximately c? अरे हां। तो t sec c sin 90 minus c, so t sec c is equals to cos c is equals to t। अरे हां सर, तो स्लैब में शिफ्ट आ गई, वो क्या t के बराबर आ गई? किसके बराबर आ गई? t के। कब? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो। ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है लगभग 90 चिक 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 90 ग्रेजिंग मतलब पैरेलल टू स्लैब लगभग, फिर पास पैरेलल टू स्लैब निकली, इससे शिफ्ट नहीं सकता ये। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस भी समझ गए, लेटरल शिफ्ट भी समझ गए, उसका मैक्सिमम केस भी समझ गए। अरे हां, तो तुम बहुत ध्यान से देखो तो लेटरल शिफ्ट होती है, लेटरल शिफ्ट ये पिछले कैसे जोड़ रहा हूं मैं आपको ग्रेजिंग इंसिडेंस को। लेटरल शिफ्ट होती है वो बेसिकली 0 से लेकर लेटरल शिफ्ट जो आपकी होती है वो 0 से लेकर कहां तक लाई करती है? t तक। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। t क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब। और वो कब आएगी? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा। ये t कब होगा? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा। और ये कब होगा? जब i की वैल्यू 0 होगी। तो लेटरल शिफ्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस मिला गया। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कनेक्टेड। अरे हां सर, ग्रेजिंग इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 90 है, जब ये मूव कर रही हो रेयर से डेंसर में। हां सर, बात को समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर? बोल क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। समझ आ गया? अच्छा लग रहा है? चलो भाई आगे चलते हैं, कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक भाई, हाँ हो गया, समझे हम। डिजिटल थिकनेस ऑफ स्लैब क्लियर है, पक्का गारंटीड? हाँ सर चलो भाई, अब क्या देखें? देखो थोड़ी सी बात समझते हैं। फाइंड डेविएशन व्हेन रे टर्निंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री एट द इंटरफेस। इसका डेविएशन बताओ फटाफट से, बताओ बताओ डेविएशन बताओ फटाफट, डेविएशन बताओ फटाफट, क्या डेविएशन है? सवाल बताओ तुरंत, सवाल आ रहा है। आप अपने कंसेप्ट पढ़ के क्लियर कर दिया और मैं कंसेप्ट पढ़ के आपको बिल्कुल के सवाल आएंगे। चलो सवाल करो, फटाफट करो, फटाफट करो। देखा सकते हो तुम लोग ना, वो काबिलियत तो इंसानियत तुम में है। हां भाई बताओ बताओ, समझ में आया? कर लेते हैं सर। यार सर डेविएशन से ना सर r माइनस i होता है सर। ठीक सर, तो सर 2 into sin 45 इक्वल टू सर 1 into sin r। ओके सर, तो 2 into 1 by root 2 इक्वल टू sin r। तो sin r की वैल्यू आ गई root 2। ओहो, ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल। क्या बोला था? क्या बोला था कि अगर sin r 1 से ज्यादा आ जाए तो लफड़ा है? अरे हां सर, डेंसर से रेयर। ओहो, क्रिटिकल एंगल कितना? 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या करा था? sin इनवर्स छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री। एंगल कितना है? 45। अरे सर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ये तो नॉट पॉसिबल। अरे हाँ, अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं चमका तो यहाँ पे चमकेगा, अगर डायरेक्ट चमक गया तो बहुत बढ़िया। बच्चे होते हैं पहले देख लेते हैं डेंसर से रेयर। ओहो, पहले क्रिटिकल एंगल चेक करो, 30 डिग्री 45 डिग्री मतलब क्या हो गया? मतलब मेरे का सवाल देखिए कितने का है? 45 डिग्री। ओहो, तो डेविएशन क्या होगा? पाई माइनस 2i यानी कि 180 माइनस 2 into 45 मतलब 90 डिग्री। कैसे? ध्यान से देखो तो ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जो आप बोलना चाहो। अब मेरा बन गया ना, सरफेस देखकर समझकर आपको इंटरफेस की कहानी समझ आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, डन, सॉर्टेड, क्लियर, पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही सर, समझ आ गया सर। सवाल लफड़ा हो सकता है, कब हो सकता है आपको क्लियर? एक बार पढ़ाने से पहले सवाल नहीं कराया था डेविएशन, अब कराया ताकि आपको समझ आए। ठीक सर, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो आगे समझ में भाई एनडीए में समझ आ गया, सब क्लियर है। अब एंगल है 90 डिग्री, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई और आगे चलते हैं और देखते हैं अपन क्या करने वाले हैं। देखो भाई लो भाई, फाइंड डेविएशन ऑफ रे शोइंग द फिगर टेक वन टू डिफरेंट एक्सेस ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम। ये समझ सकते हो, रेयर से डेंसर जा रहे हैं आप, बोलो 45 डिग्री वापस उल्टा लो, कर सकते हो तुम लोग? फटाफट तुरंत बोलो, लड़ा है कि नहीं है? रेयर से डेंसर कोई लफड़ा नहीं होगा, r निकाल लो, डेविएशन होगा i माइनस r यानी कि 45 माइनस r, इसमें r छोटा ही आएगा, लगाओ 1 into sin 45 इक्वल टू रूट 2 into sin r की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 30। आंसर आया 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओहो, ये तो पुराना वाला सवाल है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सिखाने की प्रयास करा गया कि जब आप रेयर से डेंसर जाते हो तो लफड़ा नहीं, लफड़ा है डेंसर से रेयर। हाँ सर, लफड़ा तो सर ना डेंसर से रेयर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करते हैं ना, डेंसर से रेयर में लफड़ा है तो उसको थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं, तो थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं। और उसके लिए तो आंसर आ गया, समझ आ गया हमें, डिग्री बहुत बढ़िया। आ जाओ, उसके लिए हम एक चीज थोड़ी स्टैंडर्ड है जिसे हमें दिमाग में सेट होना चाहिए, ध्यान से समझें। ग्राफ बनाते हैं डेल्टा और आई का, रेंज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर थोड़ी और पीएचडी करते हैं, अब समझें। अगर आई क्रिटिकल एंगल से कम है, ग्राफ जिसके बीच में बना डेल्टा आई के बीच में, ठीक, मैं बताऊं ध्यान समझें। अगर आई क्रिटिकल एंगल से कम है तो भाई टीआईआर तो नहीं होगा, हाँ, तो आर कुछ होगा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आर माइनस आई होगी। तो डेल्टा आई का ग्राफ बनाना है तो ध्यान से समझें, डेल्टा आई का ग्राफ बनाना है तो समझें।
आर की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ टी इंटू साइन आई इक्वल टू, अभी ओके लेवल वाई से छोटा है, एन ऑफ टी साइन आई इक्वल टू एन ऑफ आर इंटू साइन आर। क्या आर की वैल्यू आई साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन आई, कंदी सी पर आई। हाँ सर, जो डेविएशन आया वो क्या आया, डेविएशन आया आर, यानी कि साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन आई माइनस आई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई। अरे हाँ सर, मैंने इसलिए आपको बताया कैसा रिलेशन है, ये डेल्टा आई का गंदा सा रिलेशन है, इसका ग्राफ रटना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क्स लिख ले। जब आई है 0 तो आर भी है 0, तो क्या डेल्टा भी है 0, मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम, मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम, मैं बना रहा हूं ध्यान समझो, डेल्टा वाई का ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और उसकी जो इक्वेशन है डेल्टा वाई की कुछ ऐसी है, गंदी सी। हाँ, जब आई एक्जैक्टली क्रिटिकल एंगल हो जाता है, जब आई एक्जैक्टली क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो क्या आर की वैल्यू 90 हो जाती है। हाँ सर, पाई बाई 2 हो जाती है, बिल्कुल सही सर। जब आई एक्जैक्टली क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो आर की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाती है, तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी हो जाती है। इस केस में जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डेल्टा बढ़ रहा है। हाँ, पर रिलेशन ये वाला फॉलो हो रहा है, तो अब जो बना रहा हूं याद होना चाहिए, ऐसा रिलेशन आता है। देखो ये आई की वैल्यू सी, तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी। दिमाग में सेट करना है, थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है, ये सी ये पाई बाई 2 माइनस सी, ये सी ये पाई बाई 2 माइनस सी। ओके सर, ये ग्राफ ये पैराबोला नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है, दिमाग में सेट करना है। ये खेल खत्म, कहां तक, जब तक आई सी नहीं हो गया। अब सुने, अब देखें ध्यान से देखो, तो हम इसको बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, वही जगह मिल जाए, ध्यान से अच्छे से यहां बनाता हूं। ये आई, ये डेल्टा, ये सी, ये पाई बाई 2 माइनस सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ग्राफ आ गया सर, ये ठीक ओके। हाँ, अभी याद रखना है। अब सुने, जैसे ही आई सी से बड़ा हुआ, जैसे ही आई सी से बड़ा हुआ, देखो जैसे ही आई सी से बड़ा हुआ, क्या टी आई आर होने लगा, तो ये आई क्या डेविएशन हो गया, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 आई। अरे हाँ, ये तो स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। अरे हाँ सर, जैसे ही आई सी से बड़ा हुआ, जैसे ही आई सी से बड़ा हुआ, क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया विद नेगेटिव स्लोप। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, थोड़ी आगे की फील कराने के लिए एग्जांपल लेता हूं, सुनना। मान लो कि √2 और ये 1, तो क्रिटिकल एंगल कितना भाई सर 45 डिग्री। मान लो कि आई की वैल्यू एग्जैक्टली 45 डिग्री है, आई की वैल्यू एग्जैक्टली 45 डिग्री है, एग्जैक्ट 45। तो जैसे ही आई की वैल्यू, समझा, जैसे आई की वैल्यू एग्जैक्ट 45 हुई, क्या ये 90 पे आया। हाँ सर, तो डेविएशन कितना हुआ 45। हाँ सर, हाँ एग्जांपल लिखने का प्रयास करो तो क्या समझ आएगा आपको। हाँ हाँ, अब सुन, यही केस आई इज जस्ट ग्रेटर देन 45, that is I is equals to 45.0000000, कितनी पीढ़ियां 0, 10 20 पीढ़ियां 0 1। अरे हाँ, अब सोचो, जैसे ही I 45 से बड़ा हुआ, I is approximately 45, क्या TIR हो गया। अरे हाँ, ओहो, तो डेविएशन क्या 90 हो गया। अरे हाँ सर, सोच एग्जैक्ट 45 पे डेविएशन 43 था। अरे हाँ, पर 45 से जस्ट बड़ा हो गई, TIR हो गया, तो डेविएशन 90 हो गया जस्ट। अरे हाँ सर, बात तो सर आप जोरदार कह रहे हो। सुना, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पे, एग्जैक्ट 45 पे सीधा निकले, तो एंगल कितना था, डेविएशन कितना था 45। पर जैसे ही 45 से जस्ट बड़ा हुए, 45 से जस्ट बड़ा हुए, क्या 45 से जस्ट बड़ा हुए, तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन डबल हो गया, 20 हो गया। अरे हाँ, मतलब सोचो एग्जैक्ट 45 है, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल तो पाई बाई 2 माइनस सी। अब सोचो, अगर इस वाले केस में, ये जो केस है, इसमें अगर अपन आई को अप्रोक्सीमेटली सी रखें, इस वाले केस में, तो डेल्टा आएगा पाई माइनस 2 सी। अगर आई जस्ट बड़ा है सी से, तो डेल्टा कितना आएगा पाई माइनस 2 सी। ओहो, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन लेते हुए ऐसा आएगा। कंफ्यूज मत हो ना, जब आई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो क्या डेविएशन 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू पाई माइनस 2 सी है, जस्ट डबल हुई। क्यों डबल हुई बोलो, समझ आया। अच्छा, ये गोले का क्या मतलब है, इस गोले का मतलब है सी वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। सी एग्जैक्ट सी नीचे है, सी से जस्ट ज्यादा यहां से चालू हुआ है, इस गोले का ये मतलब होता है। क्या ग्राफ समझ आया है। स्टैंडर्ड ग्राफ है भैया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए, ग्राफ समझने के लिए अक्ल भी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, फिर से समझ लगा। पहले हमने आई लेस देन सी के लिए बनाया, जो कि ऐसा आया सर, क्या प्रॉब्लम नहीं, ये करना सर रिलेशन, इसे याद रखना है। एग्जैक्ट सी पर पाई बाई 2 माइनस सी, सोचो सी से जस्ट बड़ा होता है तो एकदम से डेविएशन डबल हो जाता है। उस गोले का क्या मतलब है, उसके बाद तो टी आई आर है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ओके, पर उस गोले का मतलब ऊपर कि उस जगह पर सी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, नीचे इंक्लूडेड है। ओके ओके सर, बात समझ आई सर। अरे बोलो भाई, ये है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आ गया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। चलो भाई, आई जस्ट रिटन 45 में एग्जांपल लेके आपको समझाया, ये एग्जैक्ट 45 पे 90 डिग्री, 45 से जस्ट 90, सॉरी एग्जैक्ट 45 पे 45 डेविएशन है, और एग्जैक्ट 45 से जस्ट 90 डिग्री डबल हो गया, पाई बाई 2 माइनस सी और पाई माइनस 2 सी डबल है। हां, फील तो भाई सर, ये ग्राफ और ये कहानी जितने अच्छे से याद होगी उतना अच्छे से आपको अगर कभी सवाल आएंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। हां सर, फील तो आ रही है सर, बोलो भैया। अरे सोच लो, समझ आ रहा है सर। चलो भाई, उतारो इसको, आगे बढ़ो, कहानी थोड़ा अच्छी सी बात बताऊं, उतारो इसको कहानी को। अरे उतार लिया क्या, अरे उतारो, अभी इंग्लिश से क्या बताऊं, दिखा दूंगा, बात जो तो बनाते हो फील आनी चाहिए।
कहानी अच्छे समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल भी बताया मास्टर ने ताकि आपको फील आ सके। चलो भाई उतारिया क्या, अरे उतारिया क्या, अरे सोच लो। हाँ सर चलो भाई हो गया, तुम समझिए सब। ये देखो ये आई डेल्टा जीरो एनिमेशन दिख रहा है, कोई खास बात नहीं। आ जाओ जीरो सी पाई बाय 2 माइनस सी ग्राफ बनाओ। हो फिर देखो अपना क्या आ गया, अपना केस आया जब आई ग्रेटर देन सी है तो टी आई आर होगा एक्जैक्ट 90 पे, अपना सी पर ये होगा, जब आई से 10 बड़ा होगा तो टी आई आर होगा, तो अपना ग्राफ ऐसा आएगा। वो जो भी बात समझे पूरी की पूरी वो है। बोल क्लियर, अरे बोल क्लियर, बोले का मतलब समझ आता है? हाँ सर सब समझ आता है, क्रिस्टल क्लियर। अब एक बात समझना चाहिए कि भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगी कि डेल्टा डेविएशन किसी पर बात करें। जब मैं एक पहले ग्राफ में कहानी समझाता हूं, समझना चाहिए। देख रिवीजन, हाँ तो मैं ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि वही √2 और 1, तो समझो डिवीजन कहां तक जा रहा है। डिवीजन मैक्सिमम क्या है सोचो, इस पाई माइनस 2c। मान लो कि सी की 45 है तो मैक्सिमम डिवीजन क्या हो सकता है, पाई बाय 2। अच्छा पाई बाय 2 माइनस सी की कितनी 45। अगर इस केस की बात करें तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90। अगर मैं आपको बोलूं कि कभी डेविएशन सपोज 30 डिग्री है तो समझो 30 डिग्री डेविएशन 2i के लिए आ सकता है। तुझे मेरी बात समझनी है? ओके क्या कह रहा हूं समझना। इफ डेविएशन इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस सी देन देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई। इस बात को समझने का प्रयास करो कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन पाई बाय 2 माइनस सी से कम है तो ग्राफ बता रहा है कि 2i के लिए ऐसा पॉसिबल है। एक आई तब जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, और एक आई तब जब टी आई आर हो रहा है। अरे हाँ सर हम ग्राफ से को बात समझ पाए कि अगर डेविएशन पाई बाय 2 माइनस सी से छोटा है, यानी 45 वाले लें तो भैया 45 से छोटा है, तो भाई दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन आ सकता है। एक बार तब जब रिफ्रैक्शन हो, एक बार तब जब टी आई आर हो। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छी बात बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले सकते हैं, फील वाली बात है, किताबी ज्ञान नहीं है, फील वाला ज्ञान है। ग्राफ पे पीएचडी कर रहे हैं अपन। अरे हाँ ये डेल्टा पाई बाय 2 से कम है तो ये दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी। कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी? दो। बोले बात समझ आई, बोले बात समझ आई? हाँ सर अगला सवाल कुछ इसी बात पर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हो सकती है पर फील आएगी उससे, रियल फील कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर, देखो भाई सर। चलो भाई हो गया आ जाओ। ये लो भाई देखो, अब मान लो कि √2 से 1 डेल्टा से लेना बता दिया। आपको बोला गया कि बताओ, ध्यान समझो, आपको बोला गया कि बताओ 15 डिग्री अगर डेविएशन है तो आई की क्या क्या वैल्यू होगी। फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री। यस सर 15 डिग्री का डेविएशन हो तो बताओ क्या आई होगा। पहले तो ग्राफ से सोच, क्या 15 डिग्री इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस सी फॉर दिस केस इज 45, यानी कि 15 डिग्री इज लेस देन 45। मतलब हमें समझ में आ गया टू पॉसिबल एंगल। मैं कहूंगा पूरे सवाल तब सवाल कहलाता है, दिखने में ऐसा लगता है, होता नहीं है। ये दिमाग चलना चाहिए आपका। क्या एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है तो पाई बाय 2 माइनस सी से छोटा है। सोचो अगर एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री होता, कितना होता? 60 डिग्री, तो एक ही आंसर आता। इस वाली जगह होता है, ये ऊपर वाली जगह है ना, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन ही आता। पर इसमें अगर एंगल ऑफ डेविएशन पाई बाय 2 माइनस सी से छोटा है तो दो आंसर पॉसिबल है, एक बार रिफ्लेक्शन एक बार रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन वाला पढ़ते हैं, डेल्टा 15 डिग्री। ध्यान समझो, ये डेल्टा 15 डिग्री, ये आई और ये पूरा अपना आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? आई प्लस 15। हाँ सर सही कर रहा हूँ क्या मैं? टेंसर से एरर? हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो इक्वेशन लिखें, √2 इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर दैट इज आई प्लस 15। हाँ सर तो √2 इंटू साइन आई इक्वल टू, इसे खोल लें, थोड़ी सी बेसिक मैच होगी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए साइन आई कॉस 15 प्लस कॉस आई साइन 15। ओके सर इसको नीचे ले जाएं साइन आई को, तो कॉस 15 प्लस कॉट आई टेन 15, नहीं कॉट आई कॉस आई हो गया साइन 15। हो अब साइन 15 की वैल्यू नहीं आती शायद, तो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। अगर नहीं आती तो सुने, साइन 15 को कैसे लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। नहीं आती तो सिखा रहा हूं, फिर से लिखो साइन ए माइनस बी साइन 45 इंटू कॉस 30। ध्यान से नोट करिएगा मास्टर, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 है ना। ये तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ ठीक, कॉस 45 के लिए √2 1 बाय √2, कॉस 30 के लिए कितनी? कॉस 30 के लिए √3 बाय 2, तो √3 बाय 2 √2। हाँ √3 बाय 2 √2 माइनस कॉस 45 के लिए कितनी? ध्यान से देखो, कॉस 45 के लिए हो गई कॉस 1 बाय √2 और साइन के लिए 1 बाय 2, 1 बाय √2। ओके तो इसके लिए क्या है? √3 माइनस 1 बाय 2 √2। अरे हाँ सर बिल्कुल सही। ये किसके लिए भाई? साइन 15 की। अगर कभी साइन 15 कभी आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा करके बताया आपको, इसलिए मैंने पूरा करके बताया आपको, कंफ्यूज नहीं होगा। एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताओ, आ सकता है साइन 15 ऐसे निकालते हैं। अच्छा जैसे cos 15 साइन 15 क्या cos 15 क्या हो सकता है? देखो cos 15 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 15 यानी कि साइन 75। क्या साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। ध्यान से देखो ऊपर से प्लस आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय 2 √2। मैं थोड़ी सी बेसिक मैथ दिखाना चाह रहा हूं, cos 15 sin 15 दिखा दिया मैंने, सवाल तो कर लेंगे। अरे हाँ सर इसलिए सिखाया मैंने आपको। तो अब रखो वैल्यूज, √2 इक्वल टू cos 15 इज √3 प्लस 1 बाय 2 √2 प्लस cot i √3 माइनस 1 बाय 2 √2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर अब देखो 2 √2 को इधर ले आओ तो 2 √2 √2 4 इक्वल टू, सही चल रहा है ना? हाँ 4 √3 प्लस 1 प्लस cot i √3 माइनस 1, बिल्कुल सही। ये इधर बच गया 3 माइनस √3 इक्वल टू cot i √3 माइनस 1। हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है। देखो इसमें से √3 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू cot i √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को मार दिया, cot i इक्वल टू √3 यानी कि i की वैल्यू आई 30 डिग्री। मैच करके बताइए आपको प्योर, और आपको एंगल निकालना सिखाया, इतनी जगह आती नहीं है पर केवल आपको फील करानी तो कराना चाहिए। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। आई की वैल्यू 30 डालोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 45 और डेल्टा आ जाएगा 15, मतलब एक आंसर 30 डिग्री। फर्स्ट आंसर यही टफ था, फर्स्ट आंसर इज 30 डिग्री।
अरे हाँ सर, समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, आंसर कितना आया? 30 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर है? अरे सोच लो, आंसर 30 डिग्री एंड इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। पक्का? सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लगा सर। तो मैंने आपको ये भी सिखाया, ये थोड़ी सी नई चीज सिखाई आपको, sin 15 cos 15। कभी कुछ अच्छा सवाल तो फंस सकता है, तो ऐसे निकालते हैं, रिंगल फंस जाए तो कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा सर, अब दूसरा केस तब होगा जब आई क्या होगा, क्रिटिकल एंगल शो करेगा। तो ऐसा आई, तो ऐसा गया। जब ऐसा होता है I2 मान लो, तो भैया क्या डेविएशन का फॉर्मूला, सेकंड केस बहुत आसान होता है। सेकंड केस क्या डेविएशन का फॉर्मूला पाई माइनस 2i होता है, दैट इज पाई माइनस 2i इज 15 डिग्री, देयरफॉर 180 माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू I2। अरे हाँ, सो 180 माइनस 15 इज 165 बाई 2, दैट इज 62, 165 बाई 2 दैट इज 82.5। दो आंसर है, 30 डिग्री और 82.5 डिग्री। जो सवाल इतना आसान लग रहा था, ये आसान नहीं जोरदार है, ये आसान नहीं जोरदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, पूरी ढंग से तबीयत से समझाया, पेमेंट का टफ है मान रहा हूँ, पर फील आनी चाहिए। अरे फील आई क्या? अरे फील आई क्या बोलो भाई? या प्राण घेरू उड़ गए। अच्छा ये प्राण आप तो प्राण है क्या, लपड़ी का पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। चलो सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जोरदार सर। आ जाओ भाई, 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 बहुत बढ़िया सर। ओके, हो गया ये, हो गया ये। अब सोचो, चलो मैं इसी सवाल में आपको वैरायटी करके बताता हूँ। ये बता लिया हमने, आगे क्या? ये तो अपनी बात समझ आ गई, पाई बाई 2 माइनस सी और ये और वो, और अपन समझ गए कि भैया ये आया, तो आंसर अपना 382.5 आया। आ गया सर, बिल्कुल सही है सर, ठीक है चलिए। ओके, अगर सोचो उसी वाले सवाल में रुको, अगर उसी वाले सवाल में पीछे में सोचो, क्या सुनो, अगर ये डेल्टा 15 की जगह, अगर ये डेल्टा ऐसे समझो, ये 15 की जगह अगर, रुक जा पीछे से, अगर ये एंगल 15 की जगह 60 होता तो सोचो, अगर ये केस 15 की जगह 60 होता तो सोच, ये वैल्यू है 45, ये है 90, 60 यही पॉसिबल है इस जगह। ओनली वन आंसर, आपको रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, TIR, यानी कि सिर्फ आंसर क्या लिखते, 180 माइनस 2i इक्वल टू 60, तो i की वैल्यू 180 माइनस 2i दैट इज 60, तो i की वैल्यू 180 माइनस 60 120/2 दैट इज 60। अरे हाँ सर, एक ही आंसर आता, क्योंकि आप पाई बाई 2 माइनस सी से ऊपर निकल गए। अब इन बातों की फील आपको आनी चाहिए, ये कहानियां आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, फिर मैं कहूँगा ग्राफिक दिखा दिया आपको। बोलो क्या? अरे सोच लो, क्लियर तो है सर, अच्छा तो लग रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, बोलो पक्का? अरे सोच लो, समझ आ रहा है सर, ठीक, आगे चलते हैं। ये तो आंसर आ गया ना, ठीक है। एक और छोटा सवाल करता हूँ, ध्यान सुनो। आगे देखो क्या सवाल है, एक समझो प्रिज्म टाइप चीज है, प्रिज्म बड़ा जैसे एक प्रिज्म टाइप चीज है, आप समझे ट्रायंगल है ग्लास का, जिसका रेडियस √2 है, ऐसे समझो। एक वो है जो बाहर मीडियम में √2 है, ऐसे PQR है। आपको बोला ये ऐसे गिर रही है, आप सोचो फाइंड आउट द रेंज ऑफ फाई एंगल है, सच दैट रे ऑलवेज शो TIR एट QR। उसने बोला रेंज बन रहा है, बिल्कुल आएगी, लॉजिकली सोचो, तो रे ऐसे इस वाली जगह कितना एंगल है, I 0 है, तो रे ऐसे सीधी चली जाएगी, लॉजिकली सोचो। हां, तो बताओ फाई की क्या रेंज हो कि QR पर हमेशा TIR, बताओ फाई की कैसे बात वाले टफ नहीं है, बताओ फाई की क्या रेंज हो कि QR पर हमेशा TIR हो। ध्यान सुनना, बताओ फाई की क्या रेंज हो कि QR पर हमेशा TIR हो। बोलो, बताओ फाई की क्या रेंज हो कि QR पर हमेशा TIR हो। बोलो, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, मैं लाल में पीले मेरे रेनबो, बोलो, करो करो, कर सकते हो तुम लोग, ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, समझ रहा हूँ, मान लेते हैं 30 सेकंड और, करो करो फटाफट, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हें है। हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, करो करो, मैं बताऊँ 30 सेकंड में जाएंगे, रुक जाओ। हाँ करो करो, ट्राई करो 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 ट्राई करो, मैं बताऊँ टाइम हो गया। हाँ सर, ये ऐसे आई, ये नॉर्मल, ये फाई, तो ये भी फाई, तो ये एंगल कितना 90 माइनस फाई, क्या 90 माइनस फाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए? फॉर ऑलवेज TIR, फॉर ऑलवेज TIR आई शुड बी ग्रेटर देन सी। अरे हाँ सर, इक्वल लिखो चाहो तो, सी से बड़ा होगा तभी बात तो आई जाएगी, आई ग्रेटर देन सी, इक्वल टू बाहर आ जाएगी। तो आई क्या है सर, आई तो 90 माइनस फाई है, तो 90 माइनस फाई शुड बी ग्रेटर देन सी। सब बराबर सी कितना है, सर सी होता है साइन इनवर्स छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, सो 1/√2 दैट इज 45, सो 90 माइनस फाई शुड बी ग्रेटर देन 45, यानी कि फाई शुड बी लेस देन 45, खत्म। यानी फाई की रेंज क्या है, 0 ये मतलब ये तो लाइन ऐसे हो जाएगी, बटा 0.5। अगर फाई 45 डिग्री से छोटा है तो भैया रे हमेशा TIR शो करेगी इस केस में, TIR शो करेगी इस केस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना बोलो, हाँ सर। अब इस सवाल बहुत सारे बनते हैं, तो धीरे धीरे अच्छे कराता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, क्लैरिटी लाता जाऊंगा, TIR और क्रिटिकल एंगल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फाई इज लेस देन 45, फाई इज लेस देन 45, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मतलब आंसर आ गया लेस देन 45, समझ आ गया सर, अच्छा लगा। और आगे बढ़ते देखो, एक और बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, समझना सवाल समझना। मान लो कि आपने लिक्विड बनाया हुआ √2 मीडियम का, हालांकि अपन मतलब 4/3 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, बॉटम ले रहे हैं, थोड़ा आसान करेंगे 45 डिग्री, सॉरी √2 ले रहे हैं, ठीक, ऊपर एयर है, ऊपर एब्सॉर्बर है, 1 मीटर नीचे बल्ब चल रहा है। हाँ सोचो अगर पानी नहीं होता तो बल्ब की रोशनी सब तरफ फैलती, यदि √2 मीडियम में वो नहीं होता तो बल्ब की रोशनी सब तरफ फैलती। हाँ सर बिल्कुल फैलती, सही में फैलती, जोरदार फैलती। अब क्या हुआ कि अपन ने इसको √2 मीडियम में रख दिया 1 मीटर नीचे, और ऑब्जर्वर ऊपर है, क्या ऑब्जर्वर को रोशनी पूरी सरफेस में नजर आएगी या कुछ एरिया में नजर आएगी? पहले ये सोचो, मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑब्जर्वर को एक फिक्स एरिया में ही रोशनी नजर आएगी सरफेस की, सब तरफ नहीं आएगी बल्ब की वजह से। पहले तो सोचो ऐसा क्यों होगा, और सवाल ये है कि वो एरिया किस शेप का होगा और कितना होगा। समझना, पहली बात पहले फील करो कि अगर
रूट टू मीडियम नहीं होता, बल्कि रोशनी अपने ऑब्जर्वर को सब तरफ नजर आती। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, पर अगर आपने रूट टू मीडियम रख दिया और उसके अंदर आपका बल्ब है यानी कि सोर्स है, तो इस ऑब्जर्वर को रोशनी सारी जगह नहीं नजर आएगी, एक सरफेस के पैच पे ही नजर आएगी। ये मैं आपको क्या बताता हूं, ऐसा हो क्यों है। फिर दूसरा सवाल ये कि वो पैच जहां रोशनी नजर आएगी उसका क्या शेप होगी। फिर तीसरी बात सोचनी है कि वो एरिया कितना होगा, ये सवाल है। ओके सर, लेकिन छोड़, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आई, समझ तो आई सर, लैंग्वेज बिल्कुल आई सर, अच्छे से बोल रही है क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या समझ। देखो, मान लो कि इस बल्ब से रे निकले, समझ लो, ठीक, इस इन दोनों का क्रिटिकल एंगल कितना है? 45। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेस देन सी है, तो क्या रे ऐसे बाहर आ जाएगी? हाँ, क्या जिस जगह से बाहर आएगी वहां पे रोशनी नजर आएगी ऑब्जर्वर को? हाँ बिल्कुल सही। और सोचो, मान लो कि ये एंगल एग्जैक्टली 45 है, तो क्या ये सीधी निकल जाएगी? हाँ। क्या इस जगह भी अपन मान सकते हैं कि रोशनी नजर आएगी? हाँ हाँ। अब सोचो कि अगर एंगल सी से ज्यादा है तो रे अंदर ही रह जाएगी। हाँ, तो इस जगह पे रोशनी नजर नहीं आएगी। मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें ये बात समझ आएगी कि सिर्फ इस जगह से लेकर इस जगह तक ये में ही रोशनी नजर आएगी, इसके बाद नजर नहीं आएगी। अब इस पूरे खेल को 3D में ऐसे खाइए, ये लाल लाइन ऐसे 45 डिग्री पर बेसिकली क्रिटिकल एंगल है, कैसे वैसे 3D में अरे हाँ सर, इसको 3D में घुमाओ तो सोचो ऊपर क्या बनेगा? सर्कल। अरे हाँ सर, ऐसे ये भी 45, ये भी 45, ये वाला एंगल भी 45। अरे हाँ सर, तो सर्कल बनेगा ऊपर। सो द पैच वी विल सी इज अ सर्कल। हाँ, इसी में रोशनी आपको नजर आएगी, इसी में रोशनी आपको नजर आएगी। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही सर, 45। अब कुछ नहीं, अब तो आंसर अब क्या है, ध्यान से देखो। तो क्या sin 45 इस बेसिक, आप सोचो क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता था, तो अगर मैं 4/3 ले लेता तो सोचो क्रिटिकल एंगल 4/3 होता है, तो 3/, वो कुछ और आंसर आ जाता है ना, ठीक। तो sin 45 इक्वल टू r/1, सो r इज इक्वल टू, सही कह रहा हूं मैं, 1045, सॉरी, sin 45 1045 इक्वल टू r/1, सो r इक्वल टू आल्सो 1 मीटर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई मीटर स्क्वायर, जो भी पाई मीटर स्क्वायर जो भी है। फील क्या थी कि इसके आगे अंधेरा, सिर्फ ब्राइट पैच बनेगा इस सर्कल, इस बल्ब की रोशनी सरफेस पर सीधे सर्कल में नजर आएगी। अगर ये लिक्विड नहीं होता तो सब नजर आती, पर अगर ये लिक्विड आ गया है तो भैया सिर्फ सर्कल नजर आएगा। तो अ पॉइंट सोर्स इन द लिक्विड विल क्रिएट ओनली ब्राइट पैच ऑफ सर्कुलर शेप। क्यों, कैसे, आपको समझ आया? अरे यस और नो, अरे यस और नो। खेल देखो तो क्रिटिकल एंगल से ही आया है, खेल देखो तो क्रिटिकल एंगल से ही आया है। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। तो क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, मजा आया सर, सर्कुलर पैच बन गया और समझ भी आया, पक्का गारंटीड आंसर आ गया। लो पता है इस सवाल को ना एक अच्छे एग्जाम में उल्टे तरीके से पूछा, ऐसे याद आ गया, बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा समझो कि 4/3 लेते मान लो, उन्होंने उल्टा पूछा। उन्होंने क्या बोला कि एक फिश है, ठीक, वो मान लो कि कुछ भी दूरी है जो तुम्हें लेनी हो, मान लो 12 मीटर नीचे, ठीक। उन्होंने उल्टा सवाल पूछा। उन्होंने क्या बोला, समझा पानी है 4/3, यही सवाल है, ध्यान देना, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाना, तुम्हें समझ आ जाएगा यही सवाल कैसे। मछली पानी में, प्रैक्टिकल सवाल लेता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला कि मछली है, उन्होंने पूछा फाइंड एरिया फ्रॉम विच फिश कैन सी एंटायर वर्ल्ड, मतलब अनंत से लेकर अनंत तक देखती है तो कितने से एरिया में देख लेती है। ये सवाल सही में, हाँ ध्यान दो। उन्होंने क्या बोला, ध्यान समझना। उन्होंने बोला कि बताओ फिश कितने एरिया में से, सरफेस के कितने एरिया में से पूरी दुनिया देख लेती है। फिश सरफेस के कितने एरिया में से पूरी दुनिया देखती है, उसके लिए दुनिया उसी एरिया में है पूरी। सोचो कैसे, ये सवाल उल्टा है, ये सवाल आया हुआ है। बोलो बोलो, सोचो कितने एरिया में से पूरी दुनिया दिख जाती है, किसको, मछली को, ये सवाल है। बोलो, अरे बोलो, अरे सोचो। मैं बताता हूँ, मान लो कि ऑब्जेक्ट या इन्फिनिटी पर है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस कराते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस याद है, अनंत से आएगी ग्रेजिंग इंसिडेंस तो अंदर कितने पे आएगी ये सी। अरे हाँ सर, ये भी इतना सी याद है, ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला सी पे अनंत से आएगी, और इधर भी अनंत से आई तो माइनस में इधर भी ऐसे कैसे आगे फिर से सी, तो क्या एक सर्कुलर एरिया हुआ। सोच लो फिश के लिए तो क्या ये -20 वाली इस लाइन को लेकर जाएगी और ये वाली इस वाली लेकर जाएगी, तो क्या फिश के लिए तो क्या ये सर्कल ही होगा। अरे हाँ सर, फिश के लिए तो ये सर्कल ही होगा जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। अरे हाँ, अब देखो साइन सी की वैल्यू क्या होती है, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, तो 1/4/3 यानी कि 3/4 होती है, अपने आप वैल्यू आनी होगी। बोल क्लियर। बात करें तो रेडियस आ गया, रेडियस कैसे आएगा, 10c इक्वल टू r/, जो भी दूरी 12 मीटर दे रखी है मान लो, ठीक, 10c इक्वल टू r/12। साइन सी की वैल्यू अगर 3/4 है, सही कह रहा हूं ना, साइन सी की वैल्यू अगर 3/4 है तो 10c की वैल्यू कितनी है, 3/, तो 10c की वैल्यू 3 बेस, और बेस कितना हो जाएगा 16 - 9 √5, सही कह रहा हूं ना। हां, पर्टिकुलर अपन बेस होता है, बेस क्या होगा, बेस अपना हो जाएगा √16 - 9। हां ठीक है, तो रूट क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो है, 3/√, है 5/2 16 - 9, ओके √7, तो 3/√7, तो आर की वैल्यू आ गई, जो भी आई है कर लो। हाँ सर, तो आंसर आ गया। वो कुछ अगर हम मीडियम वाला ले ले तो लगा जाएगा, ये समझ आएंगे, बताओ फिश वाली बात समझ आएगी। हाँ उल्टा हो गया, तो 3/4 साइन सी कैसे लाया, छोटा वाला बड़ा वाला, अपने रेफरेंस से 4/3 जनरल होता है, हमने मान लिया साइन सी की वैल्यू आ गई, छोटा वाला बड़ा वाला, तो 3/4 साइन सी की वैल्यू आ गई, साइन सी की वैल्यू 3/4 आ गई, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3/4 है, तो देखो ऐसे डायग्राम बन गया आपका, कितना कंफ्यूजन हो रहा है इसे बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो, तो 3/4
कपाच, ये अपना सी है, तो ये अपना 3 है, ये अपना 4 है, तो ये अपना 16 माइनस 9 ये √7 है। हाँ सर, तो 10c की वैल्यू क्या हो गई 3/√7, क्यों 10c बराबर क्या है r/12, तो r आ गया तो ये आ गया, वही गलत बात, वो तो क्या मैथ्स हो गई। मेरे तो क्या कहानी समझ आई? हाँ सर समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर, पक्का गारंटीड। ये वैसे उल्टा ही सवाल था, मैं किसी बल्ब के सवाल को थोड़ा अलग तरीके से आपसे होमवर्क के सवाल दे रहा हूं, दिमाग लगा कहीं देखना मत, और किसी पूछना भी मत, लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ध्यान समझ। अगर मैं इस बल्ब की जगह ये वाला सवाल जो चेंज कर रहा हूं, इस बल्ब की जगह मैं ट्यूबलाइट रख दूं, ट्यूबलाइट, अरे शानदार सवाल है, इस बल्ब की जगह क्या रख दूं, ट्यूबलाइट, ये तो आंसर आ गया, सब हो गया, ध्यान समझो, क्या दूं, ट्यूबलाइट, तो क्या होगा, ध्यान समझो, ध्यान दो। अगर मैं इसकी जगह ट्यूबलाइट रख दूं, ट्यूबलाइट ऐसे, ये ट्यूबलाइट, तो ऊपर क्या दिखेगा, मैं डेटा ले लेता हूं, यही सवाल है, इसके लिए देते हैं, मान लो दे देते हैं 1 मीटर ट्यूबलाइट। तो सवाल ये है अगले टर्म के लिए कि क्या शेप दिखेगी और कितना एरिया दिखेगा बल्ब की जगह अगर ट्यूबलाइट है तो। बल्ब को हमने पॉइंट सोच बनाया था, ट्यूबलाइट लेंथ वाली है। क्या ये सवाल आप घर से करके आ सकते हो? अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर करके आ सकते हैं, क्यों नहीं करके आ सकते, जरूर करके आ सकते हैं। पूछा मैं बिल्कुल कुछ करने वाला है, और मैं बताएगा पक्का। चलो भाई फिर से आते हैं, जोरदार